देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोले, आज बारी राहुल गांधी की थी। नरेंद्र मोदी ने तो वंदे मातरम पर कांग्रेस के पसीने छुड़ाए थे, लेकिन आज जब राहुल गांधी को मौका मिला और वो भी उनके फेवरेट सब्जेक्ट एसआईआर पर, तो राहुल गांधी तो खुश हो गए। बहुत दिन बाद कुर्ता उर्ता पहन के आए थे तो पब्लिक को लगा कि शायद कुछ आज बोलेंगे जबरदस्त। संसद में राहुल गांधी की गाड़ी वोट चोरी में ब्राजील मॉडल और ईवीएम से आगे ही नहीं बढ़ पाई। उधर पीएम मोदी ने आज बैक टू बैक धमाकेदार मीटिंग्स की, लाखों करोड़ की डील फाइनल कर दी देश के लिए। इधर संसद में राहुल गांधी माहौल बना रहे थे, उधर पीएम मोदी ने किस किस से मुलाकात की, कैसे इस देश के लिए लाखों करोड़ की डील हो गई है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि कहां तो कांग्रेस वाले माहौल बना रहे थे कि एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा होगी, राहुल गांधी बोलेंगे तो बाप रे बाप भूकंप पे आ जाएगा, सरकार हिल जाएगी, इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा। लेकिन लोकसभा में आज जब राहुल गांधी बोले तो क्या क्या हुआ आप देखेंगे तो आप खुद तय कर लेंगे कि क्या हिला क्या नहीं हिला। इतने दिनों से राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने एसआईआर के मुद्दे पर बहस को लेकर इतना बवाल काटा, मानो देश में इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर उनके पास कोई बहुत धमाकेदार खुलासा होगा, जिसे बोलने के लिए उन्हें संसद तक उन्होंने नहीं चलने दी। लेकिन आज जो हुआ आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको यह भी बताऊंगा कि वोट चोरी का नाम जपते इंडी गठबंधन ने अचानक फिर से ईवीएम का रोना गाना क्यों शुरू कर दिया है, राहुल गांधी ने ईवीएम पर अब क्या कह दिया है, और अखिलेश ने यूपी में एसआईआर से मची खलबली के बीच लोकसभा में ईवीएम पर क्या कहा। राहुल गांधी लोकसभा में वोटर लिस्ट की बात करते रह गए, उधर वोटर लिस्ट पर सोनिया गांधी कैसे फंस गई, सोनिया गांधी के बर्थडे वाले दिन वोटर लिस्ट में उनके नाम को लेकर कोर्ट का नोटिस क्यों आ गया, क्या गांधी परिवार पर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। ममता बनर्जी बंगाल में घबराई हुई हैं और पीएम मोदी के खिलाफ क्या नया ऐलान कर दिया है, और मोदी ने बंगाल में कौन सी बड़ी बैठक कर डाली कि ममता की टेंशन बढ़ गई। सब कुछ आज आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन इस धमाकेदार पॉलिटिक्स की एक झलक देखिए। नोटिस दिए गए, उसकी जांच का कार्रवाई चल रही है। 12th report of the Business Advisory Committee presented to the House on। आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं, धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक The biggest anti-national act you can do is vote चोरी। जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता। आज राहुल गांधी के लिए बड़ा मौका था, क्योंकि बहुत दिनों से संसद में हंगामा मचाया हुआ था कि भाई एसआईआर पे बात करो, वोट चोरी पे बात करो। आज राहुल गांधी कुर्ता उर्ता पहन के आए थे, बहुत दिन बाद, वैसे टी शर्ट में आते थे आजकल, लेकिन आज एकदम कुर्ता उर्ता में आए तो लोगों को लगा कि कुछ होगा जबरदस्त। लेकिन आज जब लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा शुरू हुई, एसआईआर पर बोलने का मौका राहुल गांधी के पास आया, तो वो अपनी स्पीच में न जाने कहां कहां की बात करने लग गए। खादी से लेकर साड़ी तक, गांधी गोडसे से लेकर आरएसएस तक। मतलब अगर आप एक तरीके से कहिए तो बाप रे बाप, एकदम पूरा जलेबी छान दिया, आदमी अलबला गया कि क्या सुने, क्या बोलें, क्या करें। राहुल गांधी वो सब बात करने लगे जिस पर बड़ा हंगामा मच गया। राहुल गांधी की स्पीच बीच में रुक गई, क्योंकि बीजेपी कहने लगी कि अरे मुद्दे पे तो बोलिए, इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करना था, क्या क्या बोले जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की स्पीच के दौरान लोकसभा में क्या बवाल मचा, फिर आगे की चीजें बताता हूं। The only thing that matters is the professor belongs। माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले, एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है, एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। क्या धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ, हम सुनने के लिए बैठे हैं। The discussion is about the vote। एक मिनट, सर मुझे बोलने नहीं एक मिनट। दरअसल राहुल गांधी ये कह रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है। पूरा शिक्षा तंत्र जो है वो आरएसएस और बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो बीजेपी हंगामा करने लगी कि भाई किसी और दिन बात कीजिएगा इस पे, अभी चुनाव पे बात करना है, आप कहां यूनिवर्सिटी पे चल गए। लोकसभा में राहुल गांधी का अलग अंदाज भी दिखा, वो खादी कुर्ता पहनकर आए थे, अंदाज तो अलग था लेकिन आरोप वही पुराने। राहुल गांधी फिर से उसी ब्राजीलियन मॉडल की बात करने लगे।
जिसे लेकर उन्होंने हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया था। कांग्रेस सांसद संसद में ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर लहराने लगे। हंगामा मच गया। लोकसभा स्पीकर इस पर भड़क गए। देखिए संसद में क्या हुआ। We have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. प्लीज नो 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। राहुल गांधी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाकर जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उसके बाद बिहार चुनाव में उनकी पार्टी को 10 सीट भी नहीं आई। सुपड़ा साफ हो गया उनकी पार्टी का। लेकिन फिर वही पुरानी बात, कोई नई स्क्रिप्ट ही नहीं है उनके पास। हरियाणा के चुनाव में ब्राजील की महिला की फोटो का पिटा हुआ मुद्दा राहुल गांधी फिर संसद में लेकर आ गए। जबकि राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट दिखाई थी, उसमें से कई महिला वोटर्स ने खुद सामने आकर कहा था कि वोट मैं नहीं डाला भाई, मेरे नाम पे किसी और ने वोट नहीं डाला, फोटो की भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो आरोप राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के दौरान लगाए, उन्हीं को आज फिर रिपीट मोड में डाल दिया। नहीं होता, गाना डाल देते हैं, उसमें ऐसे गोला वाला बटन रहता है कि बजते रहो गाना। वैसे ही राहुल गांधी के आरोप जो है वो रिपीट मोड में चल रहा है। राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए और 4 मांग रखी। पहला सवाल, इलेक्शन कमिश्नर को चुनने वाले पैनल से सीजीआई को क्यों हटाया। दूसरा सवाल, पद पर रहते हुए चुनाव आयुक्त को सजा से इम्यूनिटी देने वाला फैसला क्यों। तीसरा सवाल, वोटिंग से जुड़े सीसीटीवी और बाकी डेटा को लेकर कानून क्यों बदला, 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का नियम क्यों। इसी के साथ राहुल गांधी ने 3 बड़ी मांग भी रखी। पहली, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो। सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला काला कानून तुरंत वापस लिया जाए। तीसरा, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। इन सवालों और मांग को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। अब राहुल गांधी से एक सवाल यह है, देखिए वो पहले कहते थे कि सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग नहीं दे रहा। आज मान रहे हैं ना कि 45 दिन तक वो सीसीटीवी फुटेज जो है, जो हमने आपको पाठशाला में बताया था कि नियम के तहत 45 दिन सीसीटीवी फुटेज रखा रहता है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, आप कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, मांगिए सीसीटीवी फुटेज। 45 दिन में मांगे हैं आप? नहीं, अनंत काल तक रखिए, मेरा जब मूड करेगा तब मैं मांगूंगा और मैं देखूंगा। यह हिसाब चलेगा क्या? अगर आपको यकीन है कि बिहार में चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, तो मांगिए ना सीसीटीवी फुटेज, निकालिए, एक्सपोज कर दीजिए। बीजेपी जो है उसने भी तगड़ा पलटवार किया। देखिए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मुख्य चुनाव आयोग चुनने वाले पैनल से क्यों हटा दिया गया। यही राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बताते हैं कि इस देश में तो न्यायपालिका बची ही नहीं है। आज उनको अचानक विश्वास हो गया सीजेआई पर। और इनके समय में या इससे पहले के समय में
चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते थे? सरकार तय कर देती थी चुनाव आयुक्त कौन होगा। तब इतनी अगर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत महसूस हो रही थी तो बनाते ना पैनल। राहुल गांधी अपने पुराने आरोपों पर आज भी अड़े रहे, नया कुछ नहीं लेकर आए। बिहार के चुनाव को भी वोट चोरी वाला चुनाव बता दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि वोट चोरी से बड़ा देश विरोधी काम कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी ने कैसे वोट चोरी को एंटी नेशनल एक्ट बताया है, सुनिए एक बार। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. राहुल गांधी अभी भी वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, लेकिन बिहार चुनाव के बाद एक भी सबूत लेकर कोर्ट नहीं गए। 45 दिन का वक्त होने के बावजूद कोई सीसीटीवी फुटेज उन्होंने नहीं मांगा। क्यों? राहुल गांधी को आज फिर से सालों बाद ईवीएम की भी याद आ गई। अखिलेश यादव भी ईवीएम की बात उठाने लगे। राहुल गांधी कहने लगे कि हमें ईवीएम चेक कराओ, अखिलेश यादव कहने लगे कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। दोनों नेताओं को एक बार सुनिए कैसे फिर ईवीएम को इन्होंने जिंदा कर दिया है। Also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दूसरे देश नहीं स्वीकार कर रहे तो हम क्यों करें? जो दूसरे देश कर रहे हैं वही करना है, और उनका ईवीएम का आर्किटेक्चर और हमारा अलग सिस्टम है बॉस। ये अखिलेश यादव को पता है, उनको नहीं पता ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिजिकली ईवीएम देखने नहीं दिया जाता। अरे भैया, ईवीएम पहले चेक कराया जाता है आपके पार्टी के एजेंट को, सारे पार्टी के एजेंट को। मॉक पोलिंग होती है, सब चेक करा के तब उसमें पोलिंग शुरू होती है। राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और आपके यूपीए के जमाने में भी ईवीएम से ही इलेक्शन होते थे, तब चेक कर लेते बैठ के। पिछले कुछ वक्त से विपक्ष ईवीएम को भूल गया था, लेकिन जब उसको समझ में आ रहा है कि एसआईआर वाला नैरेटिव तो घुस नहीं रहा पब्लिक तक, तो फिर ईवीएम को उठा के ले आए। आज राहुल गांधी ने ईवीएम की बात उठाकर फिर ईवीएम हैकिंग के नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया कि चुनाव आयोग तो विपक्ष को यह अधिकार ही नहीं देता कि वो ईवीएम को चेक कर ले। लेकिन सच क्या है, मैं आपको याद दिलाता हूं। साल 2017 में ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सभी को खुला चैलेंज दिया था कि यह साबित करो कि ईवीएम हैक हो सकता है। ये लो ईवीएम सामने रख दिया, करके दिखाओ हैक। आयोग ने इस चैलेंज को हैकाथॉन नाम दिया था, लेकिन जो 13 पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही थीं, उनमें से सिर्फ 2 पार्टी सीपीआई और एनसीपी चुनाव आयोग के पास गई, और उन 2 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी आखिरी वक्त में हैकिंग के प्रयास से बैकआउट कर दिया। जबकि चैलेंज के तौर पर चुनाव आयोग ने उन 14 ईवीएम को रखा था जो लेटेस्ट चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। ईवीएम को हैक करने के लिए 5 घंटे का टाइम अलॉट किया गया था। कांग्रेस पार्टी तो गई भी नहीं थी। तो यह कहना कि ईवीएम देखने नहीं देती, अरे चुनाव आयोग ने कहा था लो हैक करके दिखाओ ना, सामने रख दिया। राहुल गांधी ईवीएम के चक्कर में फंस गए तो अखिलेश यादव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। अभी तक यही माहौल बना रहे हैं कि चुनाव में वोटर लिस्ट के जरिए बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। अब फिर से ईवीएम में दोष दिखने लगा है इन लोगों को। बैलेट पेपर अच्छा लगने लगा है, लेकिन बैलेट पेपर के फिर से इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो कहा था वो अखिलेश यादव को याद नहीं है शायद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 26 नवंबर 2024 को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर आप चुनाव जीत जाएं तो ईवीएम ठीक नहीं तो खराब। पिछले साल ऐसी ही एक और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज करते हुए कहा था कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या होता था। यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। अखिलेश यादव की तरह ही सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा गया कि बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने कहा था कि उनका गृह राज्य पश्चिम बंगाल है, जिसकी जनसंख्या जर्मनी से कहीं ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, यह बहुत बड़ा काम है और यूरोप के उदाहरण यहां काम नहीं आते। कोर्ट ने कहा कि किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। अखिलेश यादव जर्मनी, जापान, अमेरिका का उदाहरण देकर बैलेट पेपर पर लौटने की मांग कर रहे हैं, जबकि इसी साल मई में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की थी। और बंगाल में बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव हुए थे, इधर डब्बा फेंका हुआ है, उधर बैलेट पेपर फेंका हुआ, लोगों ने देखा नहीं है क्या? और अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए बैलेट पेपर से ही हुए थे, बीजेपी वहां नहीं जीती क्या? कितना जलेबी छानिएगा बॉस कि कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट डलवा लेते हैं, बैलेट पेपर से कराएंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ईवीएम में गड़बड़ी है तो एसआईआर में गड़बड़ी है, तो बूथ कैप्चरिंग या जब ईवीएम रखा जाता है वहां कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। अरे कभी तो देखिएगा कि आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। बात इलेक्शन रिफॉर्म की थी, लेकिन अखिलेश यादव तो रिफॉर्म का बैक गियर लगाने लगे कि ईवीएम छोड़ो, बैलेट लाओ। अखिलेश यादव ने एसआईआर का विरोध भी किया, आरोप लगाया कि यूपी में एसआईआर की आड़ में सीएम योगी एनआरसी करवा रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इनको एनआरसी का डर सता क्यों रहा है। आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार अवैध घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन ले रही है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रही है। इसी को अखिलेश यादव एनआरसी बता रहे हैं। आप देखिए, यूपी के अलग अलग शहरों में चेकिंग अभियान चल रहा है। लखनऊ में ऐसे ही अभियान के दौरान 160 सफाई कर्मियों के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया। यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस ग्राउंड पर उतर गई, लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। यूपी के कानपुर से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में अलग अलग थानों में ऐसा अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हूं और वहां पर देखिए पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंचे हुए हैं, जांच रहे हैं आधार कार्ड और उनके जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है, ताकि पहचान हो सके कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं। देखिए ये जांच की जा रही है, जो दस्तावेज हैं उनको परखा जा रहा है। ये भाई अगर एसआईआर में भी कोई अवैध रूप से भारत में रह रहा है और बाहर भेजा जा रहा है, तो इन लोगों को दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या आप ये माने बैठे हैं कि जो अवैध रूप से घुसा हुआ है उसने डॉक्यूमेंट बनाकर आपके लिए ही वोट किया होगा? आप क्यों नहीं मान सकते कि वो बीजेपी के लिए वोट करता होगा? यूपी में अभी विधानसभा चुनाव दूर हैं, नहीं तो अखिलेश घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन को भी चुनाव से जोड़ देते। लोकसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने मजाक मजाक में कांग्रेस की कैसे क्लास लगा दी, सुनिए। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। लोकसभा में तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नहीं बख्शा, लेकिन सदन के बाहर जब सोनिया गांधी का जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था तो वहां अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, डिंपल यादव भी मौजूद रहे। संसद परिसर में कांग्रेस दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी ने केक भी काटा। तस्वीर देखिए। इधर सोनिया गांधी के जन्मदिन का जश्न चल रहा था, उधर राहुल गांधी के लिए एक और मुसीबत बढ़ गई। संसद में राहुल गांधी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे थे और बाहर उनकी मां सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में आने को लेकर जो विवाद था, उस पर आज कोर्ट ने सोनिया गांधी को ही नोटिस दे दिया। दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस दिया है। यह नोटिस सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम को लेकर दिया गया है। आरोप है कि सोनिया गांधी को साल 1983 में भारत की नागरिकता मिली, लेकिन उनका नाम नई दिल्ली की विधानसभा की वोटर लिस्ट में 1980 में ही आ गया था, जबकि उस वक्त वो भारत की नागरिक ही नहीं थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि फर्जीवाड़े के जरिए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में डाला गया। मामले की अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आज सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिला। कुछ दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी गांधी परिवार पर मुसीबत आती जा रही है। सोनिया गांधी को मिले नोटिस को लेकर प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनवा देता हूं। बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं।
ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग, आखिर क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। इधर राहुल गांधी तो घिसे पिटे आरोपों में फंसे रह गए, उधर आप देखिए कि पीएम मोदी ने कैसे बैक टू बैक धमाके किए। पीएम मोदी आज 3 बड़ी कंपनियों के टॉप अधिकारियों से मिले। पीएम मोदी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मिले, कॉग्निजेंट के सीईओ रवि कुमार एस से मिले, इंटेल के सीईओ लिबु चान से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। ये तीनों ही कंपनियां दुनिया की टॉप कंपनीज हैं। इनके बड़े बड़े अधिकारियों से पीएम मोदी ने बैक टू बैक मीटिंग की और यह कोई रूटीन मुलाकात नहीं थी बॉस। इस मुलाकात से पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक रफ्तार को और ज्यादा तेजी देने का रोड मैप बना दिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा कर दी। यह एशियाई देशों में सबसे बड़ा निवेश है। माइक्रोसॉफ्ट करीब 17.5 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि भारत की एआई क्षमता को मजबूत किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत एआई के भविष्य का नेतृत्व करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के निवेश से देश के युवाओं को फायदा होगा। कॉग्निजेंट के सीईओ के साथ पीएम मोदी ने एआई स्किल डेवलपमेंट पर बात की। कंपनी ने भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान इंटेल के सीईओ ने भारत की तकनीक और कंप्यूटिंग क्षमता की तारीफ की। इंटेल ने टाटा ग्रुप के साथ बड़ा एमओयू साइन किया जिसके तहत भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, असेंबली, एडवांस्ड सेमीकंडक्टर डिजाइन जैसे काम भारत में किए जा सकेंगे। यह साझेदारी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विजन को गति देगी और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने में मदद करेगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी जो संसद में बोल रहे थे उसका बिना लोड लिए अपने काम में लगे हुए, क्योंकि उनको पता है राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो अपना और अपनी पार्टी का एक तरीके से वक्त ही जाया कर रहा है, क्योंकि वो जो कह रहे पब्लिक को उस पर भरोसा नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी को पता है कि उनको जो उनका टारगेट है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जो उनको करना है उसमें वो समय बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए वो खटाखट लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है, यहां भी जीत हासिल करनी है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि रिफॉर्म ऐसे हों जो लोगों की डे टू डे लाइफ को भी आसान बनाए। यानी नरेंद्र मोदी इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को रोकने को तैयार नहीं। लेकिन उधर हवा में जो इंडिगो का उड़ना रुका उसको लेकर अब पीएम मोदी ने क्या किया है उसका चैप्टर दिखाता हूं। पाठशाला में अगला चैप्टर, पीएम मोदी का इंडिगो पर ऐसा एक्शन, सारी हेकड़ी निकल गई। हाथ जोड़कर क्यों बैठ गया इंडिगो का सीईओ। पब्लिक को रुलाने वाले इंडिगो को ऐसा झटका, इतने 1000 करोड़ की चपत लगेगी कि अब इंडिगो के रोने की बारी है क्या। गोवा में नाइट क्लब की आग के बाद थाईलैंड कैसे भागा मालिक, यहां बुलडोजर चला, वहां से पकड़कर लाएगी क्या पुलिस, अब इसका चैप्टर। देखिए हमने आपको कल ही पाठशाला में बता दिया था कि इंडिगो पर तगड़ा एक्शन होने वाला है। आज वही एक्शन शुरू हो गया। इंडिगो ने सोचा था कि भले ही हजारों लोग परेशान होते रहे लेकिन इंडिगो का कोई कुछ क्या ही बिगाड़ पाएगा। आज उसी इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। उसके सीईओ की सरकार के सामने पेशी हुई, हाथ जोड़कर सीईओ बैठा हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर आई है। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया। देखिए भाई साहब कैसे हाथ जोड़े बैठे हुए। इंडिगो पर वो करारा एक्शन हो गया जिससे उसे करोड़ों का नुकसान होने वाला है। हमने कल ही कह दिया था कि लोगों को रुलाने वाली इंडिगो के अब खुद रोने की बारी आ चुकी है। अपनी लापरवाही और बेफिक्री का इंडिगो को क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा, कितने 1000 करोड़ की चपत उसे लगने वाली है, सरकार क्या करने वाली है, कैसे उसकी शुरुआत हो चुकी है, कैसे इंडिगो के पर कतरे जा रहे हैं, कैसे पब्लिक के एक आंसू का हिसाब होने जा रहा है, आज इसकी बात करूंगा। विदेशों में जब इस तरह का क्राइसिस आता है तो वहां एयरलाइन को कैसा अंजाम भुगतना पड़ता है, भारत में इसको लेकर क्या एक्शन की जरूरत है। साथ ही इंडिगो जैसी एयरलाइन हो या फिर गोवा का वो नाइट क्लब जिसमें आग लगने से 25 लोग मर गए थे, उस पर क्या एक्शन हो गया है, फरार मालिकों को कैसे वापस लाने की कवायद हो रही है, बुलडोजर एक्शन गोवा में हुआ है। इन दोनों मामलों पर मचे हंगामे और एक्शन का पहले एक ट्रेलर देखिए फिर पूरी खबर। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। एक हफ्ते से इंडिगो ने लोगों को रुला कर रख दिया था, लेकिन अब रोने की बारी इंडिगो की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब डायरेक्ट एक्शन मोड में। आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। इस महीने 4000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है।
ये किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पीएम मोदी इसे देखकर बहुत गुस्से में भी हैं। एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने कह दिया कि नियम और सुधार अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी वजह से जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के बनाए कोई भी नियम देश के लोगों पर बोझ नहीं बनने चाहिए। नियमों का मकसद सिस्टम को बेहतर बनाना होना चाहिए, न कि जनता को परेशान करना। सुनिए इंडिगो संकट पर पीएम मोदी की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या बताया, फिर आपको बताता हूं कि इंडिगो पर क्या क्या एक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। The rules and the laws should not become a burden. नरेंद्र मोदी के एक्शन में आते ही इंडिगो की सारी हेकड़ी निकल गई। आप इंडिगो के सीईओ को देखिए। आज सिविल एविएशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी के सामने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स की पेशी हुई। इंडिगो के सीईओ इस मीटिंग में हाथ जोड़े हुए दिखे और यह बहुत ही पावरफुल तस्वीर है। जो इंडिगो किसी के सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था एक समय में, जिसे किसी की परवाह नहीं है क्या ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, आज की डेट में उनका सीईओ कैसे बैठा हुआ है, कैसे हाथ जोड़े हुए है, इसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। इधर एनडीए की मीटिंग में इंडिगो संकट को लेकर पीएम मोदी ने सख्त तेवर दिखाए, तो उधर इंडिगो पर एक्शन भी शुरू हो गया। एक तरफ सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में साफ कर दिया कि मौजूदा संकट के लिए इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी। दूसरी तरफ सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बड़ा फैसला भी ले लिया गया। डीजीसीए ने इंडिगो की फ्लाइट्स में 5% की कटौती करने का फैसला किया। इस वक्त इंडिगो के हर दिन करीब 2200 फ्लाइट्स उड़ती हैं। एक दिन में 2200 फ्लाइट उड़ती है इंडिगो की। डीजीसीए के फैसले के बाद इसमें से अब 110 फ्लाइट में कटौती हो जाएगी, यानी 110 फ्लाइट से जो इंडिगो कमाता था वो पैसा गया हवा में। यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट की फ्लाइट्स में की गई है। इंडिगो एयरलाइंस को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है और अब कौन कौन सी उड़ानें कम की जाएंगी इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाई अभी तो यह शुरुआत है, इंडिगो के पर कतरे गए हैं, अभी तो और छटाई बाकी है, क्योंकि हो सकता है 5% के बाद 10% की कैपिंग हो जाए। इंडिगो को कैसे झटका लगा है, कैसे इंडिगो के अब आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने जो पब्लिक को रुलाया, किसके लिए रुलाया? पैसे के लिए ना रुलाया कि तुम रहो एयरपोर्ट पे, तुम बैठे रहो, लेटे रहो, सोए रहो 10-10 घंटा, हम जब भेजेंगे तब देखेंगे रिफंड करना है कि नहीं करना है। लेकिन इंडिगो को जो चपत लगी है, आप उसको देखिए कि अब उसके कैसे आंसू निकलेंगे, उसको कैसे आर्थिक नुकसान हुआ है। भाई टिकट रिफंड जो वो करने से बचना चाह रहा था, आज की डेट में कल तक उसने 827 करोड़ का टिकट रिफंड किया था, तो 827 करोड़ तो पहले ही गए। शेयर मार्केट में नुकसान, शेयर मार्केट में जो इंडिगो का शेयर गिरा, उससे इंडिगो को अभी तक कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का सीआर का नुकसान हो चुका है। 37,000 करोड़। 5% फ्लाइट कटौती कर दी है सरकार ने, इससे 110 के करीब फ्लाइट कम उड़ेगी। इससे 3500 करोड़ रुपया 3500 करोड़ रुपया सालाना, ऑलमोस्ट सालाना जो है 3500 करोड़ रुपया जो है वो इंडिगो को नुकसान होगा। अगर 5% और किया तो 3500 करोड़ और जोड़ लीजिए, यानी 7,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट सालाना हो जाएगा। कहा जा रहा है कि फाइन लग सकता है आगे, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार हो सकता है 1,000 करोड़ रुपए का फाइन इंडिगो पर लगा सकती है। तो अगर ये सारा मिला दीजिए आप, तो ऑलमोस्ट इंडिगो को 45,000 करोड़ की चपत लग चुकी है या लग जाएगी आने वाले समय में। 45,000 करोड़। अब यह समझना भी जरूरी है कि डीजीसीए ने इंडिगो की 5% फ्लाइट कम करने का ही फैसला क्यों किया। दरअसल 1 नवंबर से पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियम लागू हुए, जिसको बैलेंस करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने जरूरत के मुताबिक पायलट नहीं बढ़ाए। एक तरफ इंडिगो ने जरूरत के हिसाब से पायलट तो नहीं बढ़ाए, लेकिन विंटर शेड्यूल में डेली फ्लाइट्स की संख्या 6% बढ़ा दी।
इंडिगो के पास गर्मी के सीजन में वीकली 14,158 फ्लाइट्स की मंजूरी थी, लेकिन 26 अक्टूबर से लागू हुए विंटर शेड्यूल में इंडिगो की वीकली फ्लाइट्स की संख्या बढ़कर 15,014 हो गई। डीजीसीए की शुरुआती जांच के मुताबिक इसी वजह से नवंबर में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन दिसंबर का पहला हफ्ता आते आते संकट विकराल हो गया। हर रोज सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने लगी, जबकि अगर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो इन एयरलाइंस की गर्मियों के मुकाबले विंटर शेड्यूल में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 1% से 6% की कमी आई। अकासा एयरलाइंस की भी विंटर शेड्यूल में फ्लाइट्स में ऑलमोस्ट 6% के करीब की कमी आई। इसलिए दूसरी एयरलाइंस के ऑपरेशंस में नए नियमों का ज्यादा असर नहीं पड़ा, जबकि पिछले 8 दिनों में इंडिगो की 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। सवाल तो डीजीसीए से भी है कि जब आपके पास ये आया कि ये लोग फ्लाइट और बढ़ा रहे हैं घटाने की बजाय, और इन्होंने अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं किया है, तब एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इंडिगो पर तो सरकार एक्शन ले रही है, अभी डीजीसीए की सफाई भी बची हुई है बॉस। अब यह भी देखिए कि इंडिगो को क्यों खुद ही इस महासंकट की वजह माना जा रहा है। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 417 प्लेन हैं और सबसे ज्यादा करीब 5500 पायलट हैं। एक दिन में इंडिगो की 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं, लेकिन यह भी देखिए कि दूसरी एयरलाइंस की तुलना में इंडिगो का पायलट प्लेन रेशियो काफी खराब है। इंडिगो के पास एक प्लेन के लिए 13 पायलट है, जबकि एयर इंडिया के पास एक प्लेन के लिए 19 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास एक प्लेन के लिए 17 पायलट मौजूद हैं। पायलट प्लेन रेशियो में सबसे अच्छा रिकॉर्ड अकासा एयर का है, जिसके पास एक प्लेन के लिए 27 पायलट है। यानी इंडिगो जो है ना, वो जितना का जहां से पैसा बचे उस हिसाब से चल रहा था। अब लगा झटका पैसे का, तब पता चलेगा। लेकिन इंडिगो के एक एक एक्शन पर सरकार की अब सख्त नजर है। इंडिगो के ऑपरेशंस पर नजर रखने के लिए सरकार ने देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर सीनियर ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है, जो ये पता लगाएंगे कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है, जहां केंद्र सरकार के अफसर यात्रियों से फ्लाइट्स को लेकर फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्राइसिस दुनिया में कहीं और नहीं आया, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इंडिगो को 18 महीने का वक्त मिला था कि तो वो तैयारी कर सकता था। उसके लिए अचानक ऐसा नहीं है कि धप से क्राइसिस गिर गया सामने आके कि लो अब क्या करें। वो चाहता तो इस तरह के बड़े क्राइसिस को नहीं आने देता, मैनेज कर सकता था। इसलिए उसका जो क्राइसिस है ना, वो क्राइम की कैटेगरी में आता है जो उसने पब्लिक के साथ किया। लेकिन दूसरे देशों में जो क्राइसिस आए, अचानक आए, शॉर्ट टर्म में चीजें ठीक कर ली गई, लेकिन वहां क्या हुआ आपको देखना चाहिए। जैसे साल 2017 में आयरलैंड की एयरलाइंस रायन एयर पायलट की कमी और गलत शेड्यूलिंग से 20,000 फ्लाइट उसको कैंसिल करनी पड़ी। साल 2022 में साउथ वेस्ट अमेरिका सॉफ्टवेयर फेल हो गया और तूफान की वजह से 10 दिन में 16,700 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। साल 2017 और 2022 में ब्रिटिश एयरवेज ने संकट झेला। आईटी फेलियर की वजह से सैकड़ों फ्लाइट रुक गई। यहां भी वही पैटर्न देखने को मिला जो इंडिगो के मौजूदा संकट में दिख रहा है। कम स्टाफ, ज्यादा फ्लाइट्स और पुराने सिस्टम। और अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि इंडिगो की फ्लाइट्स पर जो 5% कटौती की गई थी, उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, क्योंकि आज भी उसकी 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो सरकार ने, अभी मैंने कहा था ना कि 5% और हो गया, 10% फ्लाइट में कटौती कर दी गई है इंडिगो की। आप देखिए कि हमारे यहां और बाहर के देशों का अंतर यह है कि यहां तो एयरलाइंस कोई लोड ही नहीं ले रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, जबकि विदेशों में एयरलाइंस को पता है कि इस तरह के क्राइसिस में यात्रियों को रुलाया तो तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन में 30,000 से 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति हर्जाना देना पड़ता है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए होटल और खाने का इंतजाम करना होता है। अमेरिका में फ्लाइट कैंसिल होने पर टिकट के पैसे रिफंड करने होते हैं, होटल का इंतजाम करना होता है और भविष्य की यात्राओं के लिए कई तरह के कूपन्स देने पड़ते हैं। भारत में फ्लाइट कैंसिल होने पर किसी तरह का कोई हर्जाना नहीं मिलता, रिफंड भी आधा अधूरा मिलता है। होटल और खाना देने से भी एयरलाइंस बहाना बनाकर बचने के रास्ते ढूंढती हैं। यानी अमेरिका, यूरोप में फ्लाइट्स में देरी या कैंसिलेशन एयरलाइंस को बहुत महंगा पड़ता है, जबकि भारत में तो एयरलाइन कोई भी क्राइसिस आए या ना आए, इसमें इनकी चांदी ही चांदी होती है, क्योंकि ना तो कोई पेनल्टी है ना यात्रियों के लिए विकल्प। इसे भी देखने की जरूरत है। इंडिगो पर एक्शन तो शुरू हो चुका है, वहीं गोवा के उस नाइट क्लब के खिलाफ भी अब तेजी से एक्शन हो रहा है जिस नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की जान चली गई। गोवा के नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए, लेकिन इधर इनके गोवा वाले नाइट क्लब में बुलडोजर पहुंच गया। गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब रोमियो लेन वागाटोर को आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह क्लब गोवा में लूथरा ब्रदर्स का सबसे बड़ा और मेन नाइट क्लब था। जांच में पता चला कि इस क्लब का ट्रेड लाइसेंस पिछले साल मार्च में ही एक्सपायर हो चुका था। लूथरा ब्रदर्स के इस अवैध नाइट क्लब पर हुए बुलडोजर एक्शन पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि जो थाईलैंड भाग गए ये लूथरा ब्रदर्स, क्या वहां से इनको पकड़ कर लाया जाएगा।
गोवा के वागातोर बीच पे फिलहाल ये एक्शन की जा रही है। गोवा की अथॉरिटीज़ के द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा ये एक्शन ली जा रही है, जहां रोमियो लेन का ये वागातोर का क्लब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, प्रमोद सावंत ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से इलीगली ऑपरेट होती है, जहां सरकारी नियम तोड़े जाते हैं, उनको इस एक्शन का सामना करना पड़ेगा। भाई आज तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन दो सवाल, अगर इसका लाइसेंस पहले से खत्म था तो तब एक्शन क्यों नहीं हुआ था? और दूसरा सवाल कि लूथरा ब्रदर्स आखिर बाहर भाग कैसे गए? सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से अब पकड़कर भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को प्राइम अक्यूज बनाया है। पहला है सौरभ लूथरा, जो हादसे वाले नाइट क्लब की चेन का मालिक है। दूसरा है गौरव लूथरा, जो सौरभ लूथरा का भाई है और इस चेन का को ओनर है। तीसरा है अजय गुप्ता, जो दोनों भाइयों का करीबी है। मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने से अब थाईलैंड में उनकी लोकेशन ट्रेस करना और भारत लाना आसान हो जाएगा। गोवा पुलिस की अपील पर सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। यह भी देखिए कि जिस इंडिगो की फ्लाइट आम पैसेंजर्स के लिए कैंसिल हो रही थी, आरोप है कि उसी इंडिगो की फ्लाइट से गोवा नाइट क्लब के दोनों मालिक जो है वो थाईलैंड भागे। पर सवाल अभी भी एक बचा हुआ है कि जो सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो कभी इंडिगो का साथ देते हैं, कभी किसी लूथरा का साथ देते हैं, उस सिस्टम पर भी एक्शन होना चाहिए, चाहे वो गोवा में कोई हो या फिर डीजीसीए में कोई, वहां भी सफाई की जरूरत है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको दिखाऊंगा धुरंधर फिल्म में ऐसा क्या दिख गया कि मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग लग गई। 5 दिन में 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के धागे खोलकर रख दिए क्या? भारत के करेंसी नोट की प्लेट किसने पाकिस्तान पहुंचाई? भारत में बैठकर कराची के लिए काम करने वाला गैंग एक्सपोज हुआ क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त धुरंधर फिल्म ने धूम मचाई हुई। धुरंधर फिल्म ने आते ही ऐसा धमाका किया है कि 5 दिन में 200 करोड़ रुपए छाप दिए हैं उसने। लेकिन धुरंधर के इस धमाके के बीच एक इकोसिस्टम भाई साहब सुलग रहा है। यह इकोसिस्टम धुरंधर फिल्म के पीछे पड़ गया है। कोई कह रहा है कि यह प्रोपेगेंडा है, कोई कह रहा है कि अरे ये ट्रोल लेवल की फिल्म है, कोई कह रहा है कि फिल्म बनाने वाले ने लिमिट क्रॉस कर दी। यानी धुरंधर में कुछ तो ऐसा दिखाया गया है जो एक इकोसिस्टम को परेशान कर रहा है। उन्हें जबरदस्त आग लगी हुई है और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या दिखा दिया गया कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भड़का हुआ है। धुरंधर ने मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग क्यों लगा दी है? बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान तक में आग लगी हुई है। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जो जबरदस्त कमाई कर रही है और जो फिक्शन और सच्ची घटनाओं का शानदार मिक्सचर। फिल्म के किरदार भी रियल लाइफ किरदारों पर काफी हद तक आधारित है। धुरंधर के मेकर्स ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया था, लेकिन इसी बात की हर तरफ चर्चा हो रही है और यही अब मोदी विरोधी इकोसिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा कि भाई फिल्म इतना कमा क्यों रहा है, इतने लोग देख क्यों ले रहे हैं इसको। फिल्म में कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जिससे पहले की सरकारों के काम पर सवाल उठ रहे हैं। फिल्म में नकली नोट का मुद्दा दिखाया गया है। पाकिस्तान कैसे भारत के नकली नोट बनाता है, कैसे पाकिस्तान तक भारत की करेंसी प्लेट पहुंचती है, कैसे मुंबई अटैक के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। फिल्म देखने के बाद लोग अब इस सब की चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग सुलग रहे हैं। आप देखिए कि फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और उसके बाद से बॉक्स ऑफिस पर उसने धूम मचा रखी है। 5 दिन में फिल्म की कमाई करीब 200 करोड़ रुपए हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म 500 करोड़ तो आसानी से कमा लेगी। दुनिया भर में लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जबकि फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है, छोटी मोटी फिल्म नहीं है। सभी कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है, फिल्म के एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक सब की तारीफ हो रही है। यानी धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी। फिल्म धुरंधर के सभी मेन कैरेक्टर किसी ना किसी रियल लाइफ किरदार से प्रेरित है। फिल्म में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर सिंह का नाम हमजा अली मजारी है, जो बलोच है और यह आम बॉलीवुड जासूसों की तरह नहीं है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान में घुसकर भारत की एजेंसियों को खुफिया जानकारी भेजता है। फिल्म में रणवीर सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है और फिर वहां से पाकिस्तान के आतंकी, गैंगस्टर, सरकार और आईएसआई के गठजोड़ के बारे में भारत जानकारी भेजता है। इसी तरह से फिल्म में माधवन ने इंटेलिजेंस अधिकारी अजय सान्याल का रोल किया है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन को देखकर कोई भी आसानी से कह दे रहा है कि अरे ये तो अजीत डोभाल है।
दोनों के लुक में गजब की सिमिलैरिटी दिखती है। हालांकि फिल्म में यह दावा नहीं किया गया है कि अजय सान्याल जो हैं वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर से प्रेरित है, लेकिन जो लुक एंड फील है उसको देख के लोग कह रहे हैं कि ये तो अजीत डोभाल लग रहे हैं। फिल्म धुरंधर की कहानी पाकिस्तान के कराची में बेस्ड है। कराची के लियारी टाउन में गैंगस्टर और गैंगवॉर दिखाया गया है और इसके लिए जो कैरेक्टर गढ़े गए हैं वो असल जिंदगी में भी थे। जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल प्ले किया है जो असल में था। रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना एकदम रहमान डकैत की तरह खूंखार और जालिम दिख रहे हैं। आप एक तस्वीर देखिए, इसमें असली रहमान डकैत और अक्षय खन्ना साथ में है। अक्षय खन्ना फिल्म रहमान डकैत की ही तरह दिख रहे हैं फिल्म में। रहमान डकैत कराची के लियारी टाउन का बादशाह था, रहमान डकैत बलोच था और फिल्म में दिखाया गया कि मुंबई अटैक के लिए रहमान डकैत नहीं ISI को हथियार दिए थे। रहमान डकैत जो कराची के लियारी टाउन का बादशाह माना जाता था वो असल जिंदगी में भी बहुत खतरनाक था। उसका पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। रहमान डकैत ने 1990 के दशक में लियारी टाउन में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। रहमान डकैत के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया था। इसी के बाद लियारी टाउन में उसकी दहशत बढ़ गई। साल 2000 तक रहमान डकैत का लियारी टाउन पर पूरा कंट्रोल हो गया था। रहमान डकैत वसूली, मर्डर, नशीली दवाएं, हथियारों की तस्करी करता था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो की पार्टी PPP का संरक्षण मिला हुआ था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो का करीबी भी माना जाता था। 2008 में रहमान डकैत ने अपनी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी बनाई। रहमान डकैत और PPP ने मिलकर समानांतर सरकार चलाई। भाई जब हाफिज सईद अपनी पार्टी बना लिया तो रहमान डकैत था। रहमान डकैत एक समय में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी टीम में भी शामिल था। 2007 में कराची में बेनजीर भुट्टो के काफिले में धमाका हुआ था जिसमें 140 लोग मारे गए थे। इस धमाके के बाद बेनजीर भुट्टो को सही सलामत निकालने वाला रहमान डकैत ही था जो बेनजीर की गाड़ी खुद चला रहा था। यह उसी समय की तस्वीर है जिसमें रहमान डकैत और बेनजीर भुट्टो दोनों दिख रहे हैं। इसी तरह से फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी एजेंसी, खुफिया एजेंसी ISI का मेजर इकबाल भी दिखाया गया। धुरंधर में मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। मेजर इकबाल को दरिंदा किस्म का अधिकारी कहा जाता था जो भारत के जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर करता था। फिल्म में मेजर इकबाल का कैरेक्टर आतंकी इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है। यह देखिए, रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी ऐसा दिखता था। उसके रोल में अर्जुन रामपाल का गेटअप बिल्कुल असली वाले इलियास कश्मीरी की तरह ही दिखाया गया। फिल्म में मेजर इकबाल को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। भारत के खिलाफ हमलों और साजिशों में मेजर इकबाल का नाम सबसे ऊपर था। मुंबई में जो अटैक हुआ उसका प्लान भी इसी ने किया था, दिखाया गया है। और अजमल कसाब और दूसरे आतंकियों को हथियार इसी ने दिए थे और लाइव जानकारी भी दे रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, फिल्म में ऐसे रियल कैरेक्टर और उनकी रियल कारस्तानी दिखाई गई है कि इकोसिस्टम में आग लगी हुई। जिस इलियास कश्मीरी के ऊपर ISI के मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो इलियास कश्मीरी हकीकत में बेहद खूंखार आतंकवादी था। इलियास कश्मीरी आतंकी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी का कमांडर था। इलियास कश्मीरी को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। 20 साल की उम्र में ही इलियास आतंकी बन गया और उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। हुजी का टॉप कमांडर बनने के बाद इलियास कश्मीरी ने कश्मीर पर फोकस किया। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इलियास ने हुजी की ब्रिगेड 313 बनाई। फरवरी 2000 में इलियास कश्मीरी ने 25 आतंकियों के साथ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की। आतंकियों ने भारतीय पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें 2 जवान शहीद हुए। इलियास कश्मीरी भारतीय सिपाही का सिर काटकर वापस पाकिस्तान ले गया था। कहा जाता है कि इलियास ने भारतीय जवान का कटा हुआ सिर परवेज मुशर्रफ को ट्रॉफी की तरह दिया था। इसी के बाद इलियास कश्मीरी भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। जून 2011 में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी और उसके 8 आतंकी मारे गए थे। इसी तरह से एक और रियल लाइफ किरदार फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। SP चौधरी असलम जो कराची पुलिस का SP था। इसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। SP असलम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। फिल्म धुरंधर में संजय दत्त एकदम असली वाले SP असलम की तरह ही दिख रहे हैं। असली वाले को देखिए और संजय दत्त को देखिए। SP असलम को ही लियारी के गैंगस्टरों को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये सारे किरदार फिल्म धुरंधर की कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिल्म की कहानी के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप फिल्म देखिए। लेकिन हंगामा जो है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सब कुछ रियल है, ज्यादातर रियल है और जो हुआ है वो दिखा दिया गया है। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत और SP असलम के बीच की दुश्मनी को भी दिखाया गया है। दरअसल SP चौधरी असलम को लियारी टाउन की सफाई का जिम्मा मिला था। लियारी टाउन पर रहमान डकैत के गैंग की हुकूमत चलती थी।
एसपी असलम का रोल फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने निभाया है। एसपी चौधरी असलम ने लियारी टाउन में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने का मिशन लिया। इसके लिए एसपी चौधरी असलम ने लियारी टास्क फोर्स बनाया। साल 2006 में एसपी असलम ने रहमान डकैत को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। रहमान डकैत अपनी पावर और पैसे के दम पर जेल से भाग गया। साल 2009 में एसपी असलम ने लियारी टाउन में भयंकर ऑपरेशन किया। रहमान डकैत को घेर कर एसपी असलम ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। एसपी असलम के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे थे, जिसमें पॉलिटिकल किलिंग और पैसे के लिए कत्ल करना प्रमुख है। साल 2014 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एसपी असलम की हत्या कर दी थी। फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के नेक्सस को एक्सपोज किया गया और इसी वजह से कुछ लोग फिल्म को एंटी पाकिस्तान बता रहे हैं। फिल्म धुरंधर बताती है कि कैसे भारत के खिलाफ हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन है। खास बात यह है कि फिल्म में पाकिस्तान के असली किरदारों के आधार पर कहानी कही गई। इसके अलावा फिल्म में पाकिस्तान में भारत के नकली नोट कैसे बनते हैं इसके बारे में भी बता दिया गया है, जिससे कुछ लोग पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि भारत के नकली नोट आईएसआई के गोदाम में अखबार की तरह छपते हैं। नकली नोट में बिल्कुल असली नोट जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि एक ब्रिटिश फर्म पाकिस्तान को इंडियन करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती है। नकली नोट पहले कतर भेजे जाते हैं, कतर से नेपाल और फिर वहां से भारत भेजे जाते हैं। पाकिस्तान में भारत के नकली नोट छापने का काम आईएसआई और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जावेद खनानी करते हैं। जावेद खनानी को भी फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। फिल्म धुरंधर में एक ब्रिटिश फर्म का भी जिक्र किया गया है, लेकिन हकीकत में एक ब्रिटिश कंपनी है जो भारत और पाकिस्तान को करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करती थी। उसका नाम है डेला रू। डेला रू कंपनी दुनिया के 140 देशों के साथ काम करती है, करेंसी पेपर सिक्योरिटी फीचर्स की सप्लाई करती है। यही कंपनी भारत को करेंसी पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड देती थी और पाकिस्तान को भी यही सारी चीजें सप्लाई करती थी। इसी वजह से डेला रू के ऊपर कई सवाल खड़े हुए। पनामा पेपर्स में भी डेला रू का नाम आया और आरोप लगा कि डेला रू ने भारत में ठेका लेने के लिए एक एजेंट को 15% का कमीशन दिया था। साल 2010 में डेला रू को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, लेकिन 2023 में सीबीआई ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की और आरोप था कि 2012 में डेला रू के पुराने कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से बढ़ाया गया। उस समय अरविंद मायाराम आर्थिक मामलों के सचिव थे। आरोप था कि मायाराम ने नोटों के लिए खास सिक्योरिटी थ्रेड की सप्लाई के लिए गैर कानूनी तरीके से एक्सटेंशन दिया, जबकि डेला रू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका था। अरविंद मायाराम ने यह फैसला बिना गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना किया था। 2002 में डेला रू ने दावा किया था कि उसके पास खास सिक्योरिटी थ्रेड का पेटेंट है। इसी दावे के आधार पर 2004 में आरबीआई ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सीबीआई जांच में पता चला कि 2002 से 2004 के बीच कंपनी के पास ऐसा कोई पेटेंट था ही नहीं। आरबीआई ने 2006 और 2007 में इसकी रिपोर्ट अरविंद मायाराम को भेजी थी, लेकिन मायाराम ने इसे नजरअंदाज कर दिया और वित्त मंत्री को जानकारी नहीं दी। डेला रू का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2012 को खत्म हो गया, उसका एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता था। यह जानकारी मई 2013 को मायाराम को लिखित तौर पर दी गई थी। उसके बाद भी मायाराम ने जून 2013 में डेला रू को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया, यह भी आरोप लगा। अरविंद मायाराम उस समय चर्चा में आए थे जब वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। डेला रू से जुड़ा यह सारा काम जब हो रहा था, उस समय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। तो बहुत सारे आरोप हैं जिसको लेकर जो है सवाल उठते रहे हैं और अब उनमें से कई चीजें फिल्म में दिखा दी गई हैं, तो कई लोग परेशान हैं। खैर, सच्चाई क्या है वो आपको देखेंगे तो पता चली जाएगा। फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर, गंजे सिर पर अब भर भर कर आएंगे बाल, ऐसी कौन सी दवा बन गई? बाल टूटेंगे नहीं, जो चले गए वो बाल भी लौट कर आएंगे। 30 साल बाद गंजेपन का गजब इलाज मिल गया है क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। सिर से झड़ते बालों को बचाने के लिए और फिर से बालों को उगाने के लिए आजकल पब्लिक क्या ना क्या कर दे, लेकिन गंजेपन से परेशान लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। ऐसी दवा बनाने का दावा किया जा रहा है जिससे लगाने के बाद गंजे लोगों के सिर पर भर भर के बाल आ जाएंगे। जो लोग सिर्फ गंजेपन की वजह से परेशान रहते थे, कॉन्फिडेंस कम हो गया था, लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, अब उन लोगों के चेहरे खिलने वाले हैं, क्योंकि 30 साल की मेहनत के बाद गंजेपन को दूर करने वाला इलाज मिलने का दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसी दवा बनाई है जो न सिर्फ बालों को झड़ने से रोकेगी, बल्कि जो लोग गंजे हो चुके हैं उनके सिर पर भी बाल उगाएंगे। यानी अब ना तो आपको विग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही सिर पर बाल उगाने के लिए लाखों खर्च करने पड़ेंगे। खबर सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले क्लिनिक ही नहीं, बल्कि कई देशों को भी परेशान कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसप्लांट टूरिज्म तेजी से बढ़ा है, हेयर ट्रांसप्लांट सेक्टर में करोड़ों अरबों की कमाई हो रही है, उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन अब इस चमत्कारी दवा के बारे में पहले आपको बताता हूं
जिसके बारे में चौंकाने वाले दावे अभी किए जा रहे हैं। हाल ही में गंजेपन के लिए बनी एक नई दवाई के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सामने आए हैं, जिसे देखने के बाद दुनिया भर के डॉक्टर हैरान हैं। हाल ही में क्लासकोटेरोन नाम की दवा के ट्रायल के नतीजे घोषित किए गए। दवा के फेज 3 ट्रायल के लिए 1500 लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को प्लेसिबो यानी खाने वाली गोलियां दी गई, दूसरे ग्रुप को सिर पर लगाने वाली क्लासकोटेरोन दवा दी गई। पहले ट्रायल में ही क्लासकोटेरोन सिर पर बाल उगाने में 539% मददगार साबित हुई, जबकि दूसरे ट्रायल में यह दवा 168% मददगार साबित हुई। अच्छी बात यह रही कि क्लासकोटेरोन दवा के साइड इफेक्ट भी सुरक्षित पाए गए। बताया जा रहा है कि 12 महीने के फाइनल ट्रायल के बाद यह दवा मार्केट में आ जाएगी, यानी अभी आई नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत आशान्वित हैं कि जो दिख रहा है वो बहुत उत्साहित करने वाला है। गंजेपन की समस्या पर कई सालों से रिसर्च चल रही है। मार्केट में कई दवाइयां भी आई जो पुरुषों में होने वाले गंजेपन को ठीक करने का दावा तो करती हैं, लेकिन अब तक कोई भी दवा असरदार साबित नहीं हुई 100%। अब यह दवा इतनी इफेक्टिव क्यों कही जा रही है वो भी आपको बताता हूं। पुरुषों में होने वाला गंजापन मुख्य रूप से हार्मोन DHT की वजह से होता है। DHT हार्मोन धीरे धीरे बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे बाल पहले पतले होते हैं फिर उगना ही बंद कर देते हैं। क्लासकोटेरोन एक टॉपिकल सोल्यूशन है जिसे सीधे सिर पर लगाया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि DHT को बालों की जड़ों तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देगा। इससे दवाई का असर सिर्फ सिर पर होगा और शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर पर बाल उगाने के लिए आजकल हेयर ट्रांसप्लांट के भी कई ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन हर किसी पर एक जैसा असर नहीं होता। इसके साथ ये काफी महंगे होते हैं, साइड इफेक्ट भी दिख जाते हैं कभी कभी। आप देखिए कि दुनिया में गंजेपन की समस्या से कौन से देश के लोग सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 68% लोग गंजेपन की किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां 50% लोग गंजेपन का शिकार हैं। तीसरे नंबर पर इटली है, जहां 37% लोग गंजेपन से परेशान हैं। चौथे नंबर पर फ्रांस, जहां 25% लोग गंजे हैं। भारत इस लिस्ट में 29वें स्थान पर है, जहां 37% पुरुष गंजेपन से परेशान हैं। हैरानी की बात है कि भारत में 25 साल से कम उम्र के 50% के करीब लड़कों में हेयर लॉस देखा जा रहा है। यानी भारत में जेनजी के लिए भी गंजापन एक समस्या बनती जा रही है। और ऐसे में अगर यह दवा, थर्ड ट्रायल तो हो गया इसका पास, लेकिन अगर यह दवा कारगर साबित हुई और 1 साल बाद मार्केट में आ पाई तो बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगी।